नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूँ कानून की। हम अखबारों में अक्सर पढ़ते हैं, फला के यहाँ चोरी हो गई, फला को लूट लिया गया, फलानी जगह डकैती हो गई। चोरी, लूट, डकैती तीनों अपराध अलग हैं, लेकिन तीनों अपराधों में एक समानता है। तीनों ही अपराधों में किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है या उससे वह संपत्ति ले ली जाती है या छीन ली जाती है। लेकिन कानून की नजर में तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं चोरी के बारे में। यूं तो चोरी को आप अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, लेकिन लूट और डकैती को समझने के लिए कानून की परिभाषा चोरी की क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे की किसी चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना बदनीयती से या बेईमानी की नीयत से उसके कब्जे से हटा देता है या ले लेता है तो इसे चोरी कहते हैं। चोरी में मुख्य रूप से चार बातें होती हैं। पहला, चोरी हमेशा चल संपत्ति की होती है, यानी जिस संपत्ति को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, केवल वही वस्तु चोरी की जा सकती है, जैसे रुपया, पैसा, जेवर, गाड़ी आदि। दूसरा, जिस वस्तु को ले जाया गया है वह वस्तु किसी न किसी व्यक्ति के कब्जे में होना चाहिए। तीसरा, जिस व्यक्ति के कब्जे से वस्तु ली गई है या हटाई गई है उससे सहमति नहीं ली हुई होनी चाहिए। चौथा, ले जाए जाने वाले जिस वस्तु को ले जाया जा रहा है, जो व्यक्ति उस वस्तु को लेके जा रहा है, उसकी नीयत बेईमानी की होनी चाहिए, यानी उस संपत्ति को लौटाने की मंशा नहीं होनी चाहिए। जहां ये चार तत्व पूरे हो जाते हैं वहां चोरी का अपराध पूरा हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए राकेश नाम का एक आदमी किसी दुकान में खरीदारी करने के लिए जाता है और दुकान के बाहर अपना स्कूटर खड़ा करके जाता है। जब वह वापस आता है तो स्कूटर गायब हो जाता है। आप समझ गए चोरी है। लेकिन लूट और डकैती को समझने के लिए ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे लूट यानी रॉबरी के बारे में। लूट या रॉबरी को समझने के लिए पहले एक्सटॉर्शन को समझना होगा। एक्सटॉर्शन, जिसे हम साधारण भाषा में ब्लैकमेल भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने का भय पैदा करके संपत्ति ले लेता है या किसी कागज पर साइन करा लेता है और वह कागज वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, तो इसे एक्सटॉर्शन कहा जाता है। चोरी की तरह ही एक्सटॉर्शन की भी चार बातें मुख्य होती हैं। पहला, इसमें चोट पहुंचाने का भय या डर पैदा किया जाता है। दूसरा, एक्सटॉर्शन चल और अचल संपत्ति दोनों के लिए हो सकता है, जबकि चोरी केवल चल संपत्ति की हो सकती है। तीसरा, किसी कागज पर साइन कराए जाएं और वह साइन कराने से वह कागज वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट में परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए किसी के मकान के सेल लेटर पर किसी व्यक्ति से साइन करा दिए जाएं तो वह वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा, चोरी में सहमति नहीं होती है, लेकिन एक्सटॉर्शन में डरा करके, धमका करके सहमति ली जाती है। इस तरीके से ये चार तत्व एक्सटॉर्शन के लिए ज़रूरी हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए राकेश जब दुकान से वापस बाहर आता है तो स्कूटर तो वहाँ खड़ा है, लेकिन इस स्कूटर के पास में एक आदतन अपराधी खड़ा है जो शहर का छटा हुआ बदमाश है, जिससे लोग खौफ खाते हैं। और वह बदमाश राकेश को धमकी देता है कि कल तेरे बेटे को जब वह स्कूल से आएगा मैं उठा लूंगा या उसे मार दूंगा अगर तूने मुझे स्कूटर नहीं दिया या स्कूटर के कागज पे साइन नहीं किए तो। इस डर की वजह से राकेश स्कूटर के सेल लेटर पे साइन कर देता है। जैसे ही ये साइन हो जाते हैं एक्सटॉर्शन का अपराध पूरा हो जाता है। अब बात करेंगे लूट या रॉबरी के बारे में। कानून कहता है लूट या तो चोरी होती है या एक्सटॉर्शन। हो गए ना आप कंफ्यूज? दरअसल चोरी का भयानक रूप लूट हो जाता है, या एक्सटॉर्शन भी अगर भयानक हो जाए तो लूट हो जाती है। इसे समझने के लिए पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं और पिछले वाले एग्जाम्पल में ही थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए जब राकेश दुकान से बाहर आता है उस समय राकेश का बेटा भी उसके साथ होता है। ऐसे में आदतन अपराधी चाकू लेकर के उसके बेटे के गर्दन पर रख देता है या फिर राकेश के गर्दन पर रख देता है और उसे ये धमकाता है कि वह उसे जान से मार देगा अगर उसे स्कूटर अभी नहीं दिया जाए या स्कूटर के सेल लेटर पर साइन नहीं किए गए तो। ऐसे में राकेश डर के मारे स्कूटर के सेल लेटर पर साइन कर देता है, यानी कि उसे तत्काल भय, तत्काल डर पैदा कर दिया गया।
इस डर की वजह से राकेश ने अपनी प्रॉपर्टी उस छटे हुए बदमाश को दे दी। इस तरीके से लूट का अपराध पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। जब चोरी करते समय या एक्सटॉर्शन का अपराध करते समय किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या उसे जान से मारने या फिर किसी जगह से जाने से रोकने की कोई धमकी ऐसी दी जाए जिससे वह तत्काल भय उत्पन्न हो या तत्काल भय की वजह से वह धमकी में आ जाए और ऐसे में वह कोई संपत्ति दे दे या किसी कागज पे साइन कर दे, तो वह लूट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब चोरी लूट हो सकती है अगर तत्काल भय उसमें जोड़ दिया जाए। एक्सटॉर्शन भी लूट में कन्वर्ट हो सकती है अगर उसमें तत्काल भय जोड़ दिया जाए। अब बात करते हैं डकैती के बारे में। डकैती और लूट में कोई फर्क नहीं होता है, केवल एक ही फर्क होता है। जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर के लूट कारित करते हैं तो उसे डकैती कहते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए राकेश जब दुकान से बाहर आता है तो आदतन अपराधी के साथ उसके 4 साथी और भी होते हैं और वो चारों पांचों मिलकर के उस व्यक्ति को धमकी देते हैं, राकेश को धमकी देते हैं और उससे सेल लेटर पे साइन करवा लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने डकैती का अपराध किया है, ये कहा जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपने चारों अपराधों के अंतर को समझ लिया है। अब बात करते हैं इन चारों अपराधों में क्या अंतर है। मुख्य रूप से 4 अंतर हैं इन चारों अपराधों में। सबसे पहला, सहमति। चोरी में कोई सहमति नहीं ली गई, लेकिन एक्सटॉर्शन, लूट और डकैती में डरा करके, धमका करके या तत्काल भय उत्पन्न करके सहमति ली गई। दूसरा, चोरी केवल चल संपत्ति की होती है, बाकी के 3 अपराधों में चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हो सकती हैं। तीसरा, चोरी के अपराध में कोई डर या भय पैदा नहीं किया गया, लेकिन एक्सटॉर्शन में धमकी देकर के डर पैदा किया गया, लूट में तत्काल भय दिखाया गया और डकैती में 5 जनों ने मिलकर के तत्काल भय उत्पन्न किया। चौथा, इन चारों अपराधों में गंभीरता के आधार पर भी अंतर है। सबसे पहले, चोरी कम गंभीर है, लेकिन एक्सटॉर्शन उससे ज़्यादा गंभीर है और लूट उससे भी ज़्यादा गंभीर है, डकैती उससे भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इन चारों अपराधों की परिभाषा आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दी गई है, जो आप बीच बीच में स्क्रीन पर देख पा रहे थे, लेकिन मैंने आपको साधारण तरीके से चोरी, लूट, एक्सटॉर्शन और डकैती का अंतर समझा दिया है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी दूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।